प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटेक, सहायक आचार्य राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय लालसोट, बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रश्न पत्र में हमारा अध्ययन चल रहा था महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य के छठे सर्ग का। इस छठे सर्ग में इंदुमती स्वयंवर का वर्णन है। पूर्व की कक्षाओं में आप सभी पढ़ चुके थे कि इंदुमती स्वयंवर में चारों तरफ के राजा लोग पहुंच चुके होते हैं। सबके पश्चात में अज पहुंचता है। अज की सुंदरता का वर्णन वहां पर होता है और वहां जहां पर स्वयंवर हो रहा होता है वहां पर जितने भी राजा और राजकुमार बैठे हुए होते हैं उनकी भी सुंदरता का वर्णन वहां पर किया जा चुका था। इसके पश्चात उस स्वयंवर स्थान में इंदुमती प्रवेश करती है और इंदुमती प्रवेश करती है तो इंदुमती की सुंदरता कैसी थी, इंदुमती ने क्या पहन रखे थे, किनके साथ वो आई थी, कैसे आई थी, इन सभी बातों का वर्णन हम सभी ने पूर्व श्लोक में पढ़ लिया था। इसके पश्चात वहां स्वयंवर में जितने भी राजा बैठे हुए थे उन्होंने जैसे ही इंदुमती को देखा तो उनका मन और हृदय तो इंदुमती के पास चला गया और वो जो अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे केवल शारीरिक रूप से ही बैठे हुए थे, अर्थात सभी की निगाह, सभी के नेत्रों का एक ही लक्ष्य हो गया और वो लक्ष्य था इंदुमती। आगे राजा लोग इंदुमती को देख करके अपनी श्रृंगारिक चेष्टाएं करते हैं, अर्थात वो इंदु को प्रभावित करने के लिए अपनी अपनी श्रृंगारिक चेष्टाएं करते हैं। और वो श्रृंगारिक चेष्टाएं क्या काम करती है, उन राजाओं की दूतियों का काम करती है। अग्रदूती बनकर के इंदुमती के पास जाती है, यानी वो उन अपनी श्रृंगारिक चेष्टाओं को दूती बना करके भेजते हैं अपने बारे में इंदुमती को बताने के लिए कि भाई मैं ऐसा हूं, मैं आपको ऐसा रखूंगा। लेकिन इंदुमती उनकी चेष्टाओं का कुछ अलग ही अर्थ लगाती है। ये जितने भी राजाओं की चेष्टाओं का वर्णन महाकवि कालिदास ने आगे के श्लोकों में या इन श्लोकों में किया है वह एक ही रोचक वर्णन है, जिसमें वक्ता का तात्पर्य क्या होता है, अर्थात जो राजा लोग वहां पर बैठे हुए होते हैं उनकी श्रृंगारिक चेष्टाओं के पीछे उनका क्या तात्पर्य होता है। और इंदुमती जो एक बोधा रूप में थी, उन चेष्टाओं को जो ग्रहण कर रही थी, उनकी चेष्टाओं को जो वो देख रही थी, वो किस प्रकार से उनको ग्रहण कर रही थी और उन ग्रहण करने से उन राजाओं का पता इंदुमती को कैसा लग रहा था। तो यहाँ पे वक्ता का तात्पर्य अलग होता है और बोधा जो इंदुमती होती है उसका तात्पर्य अलग होता है। तो ऐसा ही 13वें श्लोक में अपन सभी ने पढ़ा था और 13वें श्लोक में अपन सभी ने क्या पढ़ा था कि कोई एक राजा निश्चित रूप से अपने दोनों हाथों से कमल दंड को अच्छी तरह से पकड़कर और उसके पत्तों की चंचलता पूर्वक हिला हिलाकर बोरों को भगाने लगा तथा प्राग कणों के द्वारा जिसके अंदर का मंडल अच्छी तरह से बांध दिया गया है ऐसे सुंदर कमल को चारों ओर घुमाने लगा। ये तो राजा की श्रृंगारिक चेष्टा थी जो वो इंदुमती तक पहुंचाना चाहता था, यानी वक्ता की श्रृंगारिक चेष्टाएं थी जो इंदुमती तक वो पहुंचाना चाहता था। और इंदुमती उसको ग्रहण करके क्या अर्थ लगा रही है, इन दोनों बातों का अपन यहाँ पर समझते हैं कि वक्ता तो क्या कहना चाहता था, अर्थात राजा तो क्या कहना चाहता था कि मेरे हाथ में विद्यमान लीला अरविंद की तरह है तो मुझे भी जीवन भर नचा सकती हो, यह राजा का अभिप्राय है। और भरी सभा में मूर्ख की तरह हाथों को घुमाने वाला यह कुलक्षणी है, यह इंदुमती का
अभिप्राय है। अर्थात वक्ता क्या कहना चाहता है और बोधा उसको किस रूप में ग्रहण कर रहा है, ये एक आगे के इन श्लोकों में बहुत ही अच्छा रोचक वर्णन महाकवि कालिदास ने किया है, जो व्यंजना का एक सुंदर उदाहरण देखने को अपन को मिलता है। तो ऐसे ही आगे 14वें श्लोक में अगले दूसरे राजा के जो श्रृंगारिक चेष्टाएं हैं उनका वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, विस्रस्तम साद परो विलासी रत्नानुविदांग कोटिलग्नम प्रालम्ब उत्कृष्य यथावकाशम निनाय साची कृत चारुवक्त्र। इसका अन्वय देखते हैं अपन सभी। अपरह विलासी अंसात विस्रस्तम रत्नानुविधांगद कोटिलग्नम प्रालंभम उत्कृष्य साचीकृत चारुवक्त्रः सन यथावकाशम निनाय। अपरह एक दूसरे, विलासी यानी विलासी जीवन जीने वाले या शोक मिजाज राजा ने, दूसरे अपरह अर्थात दूसरे विलासी जीवन जीने वाले राजा ने अथवा शोक मिजाज राजा ने, अंसात अर्थात अपने कंधे से, अंसात यानी अपने कंधे से, विस्रस्तम अर्थात ढीली होकर सरकी हुई, ढीली होकर सरकी हुई, रत्नानुविधांगद कोटिलग्नम अर्थात विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़े हुए, विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़ी हुई और भुजबंद के कोने में लगी हुई, भुजबंद के कोने में लगी हुई, रत्न यानी विभिन्न प्रकार के रत्नों से, अनानुविद्धम अर्थात जड़ी हुई, विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़ी हुई, और अंगद कोटि अर्थात भुजबंद के कोने से, लग्नम अर्थात लगी हुई, प्रालंबम अर्थात काफी लंबी माला को, काफी लंबी माला को। देखिए प्रालंबम का अर्थ होता है लंबी माला, और इस प्रालंबम का यहाँ पर विशेषण आया है रत्नानुविधांगद कोटिलग्नम अर्थात विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़ी हुई, भुजबंद के कोने से लगी हुई काफी लंबी माला को उत्कृष्य अर्थात ऊपर उठा करके, उत्कृष्य अर्थात ऊपर उठा करके, साचीकृत चारुवक्त्रः अर्थात अपने सुंदर मुख को थोड़ा तिरछा करते हुए, साचीकृत चारुवक्त्र सन अर्थात अपने सुंदर मुख को थोड़ा तिरछा करते हुए, यथावकाशम निनाय वापिस उसी ही स्थिति में या वापिस उसी ही स्थान पर रख दिया। अर्थात अन्य किसी विलासी जीवन जीने वाले राजा ने अपने कंधे से ढीली होकर नीचे आई हुई या सरकी हुई, विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़ी हुई, भुजबंद के कोने से लगी हुई अत्यधिक लंबी माला को ऊपर उठा करके और अपने सुंदर मुख को थोड़ा तिरछा करते हुए वापिस उसी स्थान पर रख दिया। अर्थात माला को वापिस उसी स्थान पर ले गया और अपने मुख को भी वापिस उसी स्थिति में रख दिया। इसका अनुवाद देखिए। एक अन्य शौकीन मिजाज राजा ने अपने कंधे से ढीली होकर सरकी हुई और विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़ित भुजबंद के कोने में लगी अथवा उलझी हुई काफी लंबी माला को ऊपर उठाया तथा अपने सुंदर मुख को थोड़ा तिरछा करते हुए ठीक से वापिस उस पहले वाले स्थान पर ही रख दिया। इस श्लोक की व्याख्या हम देखते हैं। इंदुमती को दिखाने अथवा प्रभावित करने के लिए तथा उसका अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए पहले राजा के बाद
दूसरे राजा ने जो हरकत की उसी का वर्णन करते हुए इस श्लोक में कहा जा रहा है कि विलासी स्वभाव वाले एक अन्य राजा ने रत्नों से परिपूर्ण लंबी माला पहन रखी थी। वह उसके कंधे से ढीली होकर तथा सरक कर नीचे आ गई और भुजा पर पहने गए भुजबंद के एक कोने पर आकर अटक गई। पहले तो उस राजा ने अपने सुंदर मुख को थोड़ा तिरछा किया, मुस्कुराया और धीरे से उस माला को वापस उस पहले वाले स्थान पर ही रख दिया। अब इस श्लोक में हम देखते हैं कालिदास की व्यंजना का सुंदर रूप देखने को मिलता है। हाँ, तो इसमें देखिए वक्ता का क्या अभिप्राय है। अपने गले में विद्यमान माला को हिलाकर और मुस्कुराकर यथास्थान सरकाते हुए राजा का अभिप्राय यह है कि यदि तुम मुझे वरण करती हो तो मैं तुम्हें इस माला की तरह हमेशा अपने गले लगाए रखूंगा। परंतु इंदुमती ने यह तात्पर्य निकाला कि इस राजा के कंधे में कोई कुबड़ इत्यादि का गुप्त रोग है, इसलिए ऐसी हल्की हरकत कर रहा है। वक्ता व बोद्धा के तात्पर्य की भिन्नता वाला यह आर्थिक व्यंजना का एक उदाहरण है। तो इसमें देखिए वक्ता क्या कहना चाहता है और बोद्धा जो इंदुवती होती है वो उसका क्या अर्थ लगा रही है, यानी राजाओं की जो श्रृंगारिक चेष्टाएं थी उनका अर्थ इंदुमती क्या लगा रही है। और उन श्रृंगारिक राजाओं की उन श्रृंगारिक चेष्टाओं के आधार पर ही इंदुमती उन राजाओं का पता लगा रही है कि ये राजा कैसा है और ये राजा कैसा है। चलिए अगले श्लोक को हम पढ़ते हैं। अगला श्लोक है 15वां श्लोक और 15वें श्लोक में महाकवि कालिदास एक अन्य राजा की श्रृंगारिक चेष्टाओं का वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं। आकुंचिताग्रा अंगुलीन ततोन्य किंचित समावर्जित नेत्रशोभः तिर्यग् विसंसर्पिनख प्रभेण पादेन हेमं विलिलेक पीठम। इसका अन्वय देखिए। ततः अन्य किंचित समावर्जित नेत्र शोभः सन आकुंचिताग्रांगुलिना त्रियक विसंसर्पिनक प्रवेण पादेन हेमं पीठम विलिलेक। ततः अन्य, इसके पश्चात अन्य अर्थात अन्य राजा ने, इसके पश्चात अन्य दूसरे राजा ने किंचित थोड़ा सा, क्षमावर्जिता यानी मटकाना, नेत्र यानी नेत्रों को और शोभा यानी शोभा को, यानी इसके पश्चात अन्य किसी राजा ने अपने नेत्रों को मटकाते हुए शोभा वाला होकर के, यानी वो राजा कैसी शोभा वाला हो गया कि नेत्रों को मटका रहा था, झपका रहा था और इस शोभा से वह युक्त हो गया। यानी थोड़ा थोड़ा नेत्रों को मटकाने की शोभा से युक्त होता हुआ, सन यानी होता हुआ, आकुंचिताग्रा अंगुलीना अर्थात चारों ओर से सिकोड़कर अपनी उंगलियों के अग्रभाग को सिकोड़ता हुआ या मरोड़ता हुआ, अपने हाथ की उंगलियों के अग्रभाग को सिकोड़ता हुआ या मरोड़ता हुआ। तिर्यग विसंसर्पी नक प्रवेण अर्थात तिर्यक अर्थात तिरछी, विसंसर्पी यानी फैल रही थी, नक प्रवेण नाखूनों की शोभा, अपनी उंगलियों के अग्र भाग को मरोड़ने या सिकोड़ने, यानी अपनी हाथ की उंगलियों के अग्र भाग को मरोड़ने से उसके नखों की जो शोभा थी वह तिरछी होकर के फैल रही थी। या अब इसका अर्थ देखिए कैसे होगा
कि तिरछी होकर नखों की शोभा फैलने से युक्त राजा के द्वारा या युक्त राजा के द्वारा पादेन यानी पैर से, पादेन यानी पैर से, हेमम पीठम अर्थात हेमम पीठम अर्थात सोने की बनी हुई पाद पीठ पर, हेमम पीठम अर्थात सोने की बनी हुई पाद पीठ पर विलिलेख अर्थात कुछ लिखने लगा, यानी विशेष रूप से खुरचने लगा। अपने पैर से विशेष रूप से जो पैरों की पाद पीठ बनी हुई थी, जो सोने की बनी हुई थी, उस पे पैरों से कुछ खुरचने लगा, मानो कि जैसे वह कुछ वहां पर लिख रहा हो। ततः अन्य अर्थात इसके बाद अन्य राजा ने थोड़ा सा अपने नेत्रों को मटकाने की शोभा से युक्त होते हुए या अपने नेत्रों को मटकाते हुए शोभा से युक्त होते हुए अंकुचिताग्र अंगुलिना और अपने हाथ की उंगलियों को सिकोड़ते हुए तिर्यक यानी तिरछी विसंसर्पी नक प्रभेण और उन उंगलियों को सिकोड़ने से नक की शोभा तिरछी हुई नाखूनों की शोभा से युक्त राजा के द्वारा अपने पैर से पाद पीठ पर जो सोने की बनी हुई थी उस पर पैरों से कुछ खुरचने लगा, मानो कुछ लिख रहा हो। इसका अनुवाद देखिए। उसके बाद किसी एक दूसरे राजा ने थोड़ा सा मटकाते हुए अपनी आंखों की शोभा को चारों ओर से सिकोड़ते हुए अपनी उंगलियों के आगे वाले भाग को मरोड़ करके नाखूनों की सुंदरता को तिरछा करते हुए सोने की बनी हुई पाद पीठ पर अपने एक पैर से खुरचकर विशेष रूप से कुछ लिखा। तो इसकी व्याख्या देखिए। व्याख्या क्या है इसकी? स्वयंवर सभागार में उपस्थित अज को छोड़कर बाकी सभी राजा एक एक करके कोई न कोई हरकत इंदुमती को आकर्षित तथा प्रभावित करने के लिए कर रहे थे। इसमें तीसरे राजा द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का वर्णन है। कोई एक अन्य राजा पहले तो अपनी आंखों को मटकाते हुए इशारे करने लगा। पहला इशारा उसने अपने हाथ की उंगलियों के आगे वाले भाग को सिकोड़ने का किया। उंगलियों को सिकुड़ जाने के कारण उनके नाखूनों की शोभा भी तिरछी तिरछी फैलने लगी थी। दूसरे इशारे के रूप में जिस सिंहासन पर वह बैठा हुआ था उसकी स्वर्णमय पाद पीठ पर अपने पैर के नाखूनों से खुरचकर कुछ लिखने का प्रयत्न करने लगा। तो इसमें देखिए, इसमें वक्ता का कहने का क्या तात्पर्य है और बोधा के समझने का क्या तात्पर्य, यानी राजा तो अपनी श्रृंगारिक चेष्टाओं के माध्यम से इंदुमती तक क्या संदेश पहुंचाना चाहता है और इंदुमती उस संदेश का क्या अर्थ लगाती है। तो देखिए, हाथ पैरों की उंगलियों को सिकोड़ करके राजा ये बताना चाहता है कि तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मेरी उंगलियां तुम्हें पकड़ने को बेताब हो रही हैं। इधर इंदुमती ने यह आशय निकाला कि भूमि को खोदने अथवा कुचरने वाला यह राजा तो कुलक्षणी है, क्योंकि धरती को कुरेदना हमारे यहाँ शास्त्रीय दृष्टि से लक्ष्मी के विनाश का सूचक होता है। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी में अगर आप देखें तो किंचित क्षमावर्जिता नेत्राणाम शोभा यन से किंचित समावर्जित नेत्र शोभा है, ये उस राजा के लिए आया है। आकुंचिता उंगलीनाम अग्रभागा यस्य से तेन आकुंचिता अग्र उंगलीना। आवसर्ग पूर्वक कुंज धातु सिकोड़ने के अर्थ में और तय प्रत्यय करने पर तय प्रत्यय करके और प्रथमा के बहुवचन में आकुंचिता बनता है। क्षमावर्जित पद सम उपसर्ग पूर्वक, सम और अवसर्ग पूर्वक
दो उपसर्गों से युक्त तय प्रत्यय करने पर, वृज धातु से तय प्रत्यय करने पर समावर्जित शब्द बनता है। हेमनः विकार है इति हेमम, अर्थात जो सोने को कूट कर जिसे बनाया जाता है वह स्वर्ण निर्मित पदार्थ या आभूषण कहलाता है। विपसर्ग पूर्वक लिक धातु से लिट लकार है और अन्य पुरुष से एक वचन का रूप है विलिलेक। प्यारे विद्यार्थियों, आज का अध्ययन यही समाप्त करते हैं। आगे फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।